तो जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है प्रियम एंड आज हम लोग करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। देखो, सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको स्कोर करना है तो इसको ना याद करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है बाकी जो चीज़ें हैं फिजिक्स में उनसे। ठीक है, तो अभी पहला जो अपना जो चैप्टर आता है वो है डुअल नेचर। ठीक है, एंड ये वाला जो डुअल नेचर चैप्टर है इसको हम लोग करीब करीब 40 मिनट के अंदर पूरा खत्म करने वाले, मे बी लेस दैन दैट। ठीक है, एंड अभी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो अपना जो चीज़ होती है ना, एक होती है रेडिएशन एंड मैटर। क्लास 9 में पढ़ा होगा, मैटर मीन समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। ठीक है, ऐसा कुछ। एंड देखो, अब इन दोनों में ही एक है वेव फॉर्म एंड एक है आपका पार्टिकल फॉर्म। देखो, वेव वाला चैप्टर में आपको वेव फॉर्म के बारे में तो पढ़ाया गया है, तो वेव फॉर्म के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ना। हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम इसका जो पार्टिकल फॉर्म है इसके बारे में बात करने वाले। एंड इसका भी वैसे वेव फॉर्म होता है एंड पार्टिकल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो दोनों का ही वेव और पार्टिकल फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अभी इन पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए मेन पार्ट पे आते हैं कि फोटोन्स। ठीक है, जैसे मतलब ये ना, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक पे ये वाला चैप्टर है, तो पहला जो ये हमको देखना है कि फोटोन्स क्या होते हैं। ठीक है, फोटोन्स का मतलब है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसका डायरेक्ट मतलब ये है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये जो चैप्टर है, मेन जो पार्ट है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन भी हम लोग बात करने वाले हैं। अब इसका हम लोग बोलते हैं इसको नेम ऑफ पार्टिकल ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट का पार्टिकल को हम फोटोन बोल सकते हैं। ठीक है, अगला जो चीज़ है हमारा, इसका जो स्पीड है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। इसका कितना आता है वैल्यू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला जो चीज़ है अपना वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ना न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, एंड इसका डिफिनाइट एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों होती है। ठीक है, इतना कर लो, काफ़ी है। अभी देख लो, टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। लिखते जाओ, हाँ पूरा लिखते जाओ। कांस्टेंट व्हेन photons collides with material particle। हैंड राइटिंग पे मत जाना क्योंकि अभी मैं भी काफ़ी तेज़ी से कर रहा हूँ जो काम है, तो इसीलिए तो हैंड राइटिंग पे अभी के लिए मत जाओ। ठीक है, एंड अभी इसका अगला जो टॉपिक है इस पर आ जाते हैं। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो मतलब इंटेंसिटी किस चीज़ का, रेडिएशन का। ठीक है, रेडिएशन का अगर इंटेंसिटी आप बढ़ा देते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाता है, लेकिन जो इसका एनर्जी है ये नहीं बढ़ता, इस पर कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ चीज़ है यहाँ पे, इतना तक तो काफ़ी है। अब देख लो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, EMI, इस पे चैप्टर का मेन खेल है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक ना हमेशा ये एप्लीकेबल होता है मेटल सरफेस के लिए। अब देख लो, मेटल सरफेस से जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होता है, मतलब इमिट का मतलब आता है, बस काम हो गया आपका। अब देख लो, एक मेटल सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकल सकते हैं, कितना सारा तरीका है। एक तो है थर्मियोनिक एमिशन, मतलब ये जो है इसको ना आप हीट कर दो। ठीक है, तो हीट करने से क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर निकल जाएगा। दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा है इसका फील्ड एमिशन। तो देख लो, अगर यहाँ पे नेगेटिव है एंड यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, आई मीन हाँ, इसको काट दो अभी के लिए, नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ जाएगा, अट्रैक्ट होगा, हाँ कि ना। तो क्या होती है, अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड जाएगी। ठीक है, बस अब देख लो 3 नंबर का पॉइंट जो है, देखो हमेशा जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का उल्टा साइड में जाती है, फ्लो होती है। ठीक है, इतना कर लोगे एनफ है। फिर से आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे और मेजर पार्ट है। ठीक है, एंड इसका ना मैंने इंपॉर्टेंस इस वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा है। तो ये देख लो, एक ऐसा मेटल सरफेस है। ठीक है, एंड इस पर आप ऐसे कुछ रेडिएशन डाल रहे हो। ठीक है, रेडिएशन डाल रहे हो जो कि हम लोग एनर्जी कहेंगे। ठीक है, ई वाला जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं, देखो अभी इसका ना सिर्फ एनर्जी नहीं है, हाई एनर्जी हो सकता है, हाई आपका जो फ्रीक्वेंसी हो सकता है, एंड बहुत लो वेवलेंथ हो सकता है, वेवलेंथ। ठीक है, मैं तो बस रिवीजन करा रहा हूँ, तो देखो अगर आपको कुछ आता भी नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एकदम रूट से है, जो भी है पूरा रूट से। आपको कुछ नहीं आता, आप 8 का बच्चा हो, ऐसा ऐसे मैं समझा रहा हूँ, तो आप पूरा समझ जाओगे जो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे
ऐसे एक सरफेस होता है। अब यहाँ पे रेडिएशन आता है, ठीक है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर अपना जो फ्रीक्वेंसी है ये ज़्यादा है, अपना वेव लेंथ है वो बहुत कम है, या फिर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये निकल सकता है, ठीक है। अभी देख लो इसमें एक और मेन पार्ट है, अपना जो पार्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज कंज्यूम्ड, ठीक है। जो अपना एनर्जी टोटल हम लोग डाल रहे हैं तो कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक तो होती है इनिशियल एनर्जी, ठीक है। मैं इसको बाद में और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, पहले आप यहाँ पे वर्क फंक्शन समझ लो, ठीक है। वर्क फंक्शन, ठीक है। अभी वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, इसका जो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और या फिर ऐसे मतलब जो अपना फ्लक्स वाला सिंबल है उसी को यूज़ कर लो, ठीक है। इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, नहीं सॉरी इसको म्यू नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाई, ठीक है। डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों से ही कर सकते हैं। एंड इसका जो एसआई यूनिट है, ठीक है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम लोग ईवी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया वर्क फंक्शन। अब आ जाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मतलब देखो, तुम्हें अगर वर्क करना है, अच्छा गाइस अभी सिंपल से समझ लो, ठीक है। यही सही है। तो अभी ना ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है। सपोज ये एक मेटल सरफेस है, एंड इसमें इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस है इसको बाहर निकालने के लिए जो एक मिनिमम एनर्जी का ज़रूरत है, ठीक है, एक मिनिमम एनर्जी का ज़रूरत है, या फिर एक फ्रीक्वेंसी का भी ज़रूरत है, ठीक है। जो मिनिमम एनर्जी या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत है उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम एनर्जी, जो कि हम लोग वर्क फंक्शन बोल देते हैं। एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इसको मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। बस इतना सा समझ लो, बहुत सिंपल है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन मैं जैसे समझाऊंगा वैसे वैसे समझ लो तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पेज को टर्न कर लेते हैं, ये इसको अभी आप लोग हेडिंग डाल दो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अभी देख लो, एक ऐसा सा सरफेस है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो भी समझाऊंगा आसान होगी, ठीक है, बस समझना। ऐसा होगा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा। अब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ से ये आएगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, एंड यहाँ के बीच से ये वाला आएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक यूज़ करेंगे म्यू एमीटर, क्योंकि बहुत कम करंट को हम लोग यहाँ से मेज़र करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे है वोल्ट मीटर एक, एंड यहाँ से ये आ जाता है, ऐसा आता है, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्टेड है, एंड यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है, बस, ठीक है, हो गया काम। ये यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अभी देख लो, समझने से पहले इसको हम लोग बोलते हैं इमीटर प्लेट। क्यों बोलते हैं मैं समझा दूँगा। एंड इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए, एंड इसको बोलते हैं हम लोग सी, ठीक है। अभी देख लो, अगर और इसको समझ लो क्वार्ट्ज विंडो, एंड इसका नाम है कम्यूटेटर। ये जो सेटअप है इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। बस इनका डेफिनेशन वगैरह नहीं आते तो कोई बात नहीं, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सपोज यहाँ से कुछ रेडिएशन यहाँ पे आके गिर रही है, ठीक है। तो जब यहाँ पे रेडिएशन आएगी, ये ना इमीटर प्लेट है, तो क्या था, एक मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, राइट। तो अगर यहाँ से इमिट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चला जाएगा इस तरफ को, ठीक है, एंड ये कलेक्ट कर रहा है। एंड देखो, अगर यहाँ पे एकदम नॉर्मल से बैटरी है, ठीक है, एंड ये कनेक्टेड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा मतलब ब्लैंक स्पेस है ना, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे अपना जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, मतलब रेडिएशन को रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है, एंड यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ से आपका जो चीज़ है, आई मीन एक मिनट, हाँ, तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस साइड को फेंक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आएगी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकल जाएगी, एंड जो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा फिर इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम में थोड़ा सा गलती थी, हाँ अभी ठीक है। तो आपका जो ये है पूरा सर्किट एक बन जाएगा, ठीक है, बस बीच में कोई वायर नहीं है। कैसे हो रहा है, रेडिएशन की हेल्प से। बस इतना समझ लो, इस वाले टॉपिक के लिए काफ़ी रह जाएगा, ठीक है। जो करंट का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इतना सा काम था इसका। एंड ये वाला जो सेटअप है, ये रिसीव करते हैं या रेडिएशन को, फिर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ निकाल देते हैं, यहाँ से रिसीव होता है, एंड ये यहाँ पे मतलब जो इंटायर जो सर्किट है वो एक कंडक्टर हो जाती है, ठीक है, नहीं तो सर्किट नहीं चलेगी। अभी देख लो, फोटो करंट
हाँ अभी लिखते जाओ, फोटो करंट फ्लोज ऐसे करके, ठीक है, मतलब ऐसे अगर फोटोन की वजह से ऐसे करंट फ्लो है तो हम लोग लिख देंगे फोटो करंट फ्लोज। अब इसका ना कुछ फैक्टर्स होती है, फैक्टर्स, अभी इंग्लिश का मार्क बैन कर दिया हमने, इंग्लिश के पीछे मत जाओ, बस चीज़ को समझ लो। अफेक्टिंग, एक है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, दो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तीन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए का मतलब है आपका कलेक्टर, सी का मतलब है एमिटर, ठीक है, और चार है नेचर ऑफ ए एंड सी। तो देखो अगर यहाँ पे आपका जो इंटेंसिटी है, ठीक है, जो यहाँ से जो वेव यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, अगर इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब उसका एनर्जी, देखो इंटेंसिटी से एनर्जी का कोई मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं, आर इन प्रोपोर्शनल, मतलब कोई डिपेंडेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब देख लो जो चीज़ है कि अगर यहाँ पे आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो यहाँ पे जो फ्लो है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो हो जाएगी इस तरफ को, ठीक है। तो क्या होगी, तो एक इंटेंसिटी पे आपका फैक्टर है, एक फैक्टर इंटेंसिटी हो गया, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो, बस इतना है, समझ लो, हो गया काम। अभी इन दोनों पॉइंट्स को याद कर लो, बस हो गया, ठीक है। अब एक ग्राफ आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब याद करने में हार्ड हो जाती है, देख लो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मैं बोल रहा हूँ तो लिखते जाओ, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ हम लोग बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव भी, यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव है, यहाँ पे रिटार्डिंग पॉइंट, यहाँ पे कलेक्टर प्लेट, पोटेंशियल, ठीक है, इतना सा। अब यहाँ से ये वाला ग्राफ को बस याद कर लो, हो जाएगा काम। सैम्पल पेपर भी आया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटो करंट जो है ये ना फोटो करंट है। अब देख लो यहाँ पे है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब एक जगह पे हर एक आ जाके रुकती है, यह स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड यहाँ पे I1 I2 एंड I3, ठीक है, सिंपल से याद कर लो। अब देख लो सैचुरेशन करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, एक मिनट यार इसका सेटअप, ठीक है यार जो है वैसे ही है, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट व्हेन ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted by emitter plate reach the collector plate, the collector plate is called saturation current। अब इसका मतलब समझा देते हैं, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आती है ना, देखो ये यहाँ से अपना जो रेडिएशन है इसको रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे आके इसका जो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सब इस साइड को फेंक रहे हैं, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जब इसके अंदर का जितना भी नेगेटिव चार्जेस है सारा का सारा इस तरफ को चला जाएगा, तो बस उसके बाद खत्म हो गया कहानी, और कुछ काम नहीं है इसका, ठीक है। तो फिर क्या आ जाती है, मतलब मौत के बाद किसका ही कुछ काम होगी, मतलब दिल धड़कना ही बंद हो गया ना। तो अब देखो यहाँ पे ये आके एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाती है जहाँ पर और कुछ भी चेंजेस नहीं होगी, बस इतना समझ लो, दैट्स इट, ठीक है। अब एक और जो अपना सिनारियो आता है, ठीक है, उसमें ये आता है कि आप ए का जो साइड है इसमें नेगेटिव डाल दो, ठीक है, सी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से एक पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसको क्वार्ट्ज विंडो बोलते हैं, खैर देखो इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स को फेंकेगा यहाँ पे, अगर ये आया, ठीक है, एंड जैसे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को जाएगा ना, तब यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो जाएगी, हाँ कि ना। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो जा रही है तो फिर यहाँ से कहानी नहीं बनेगी भाई। अगर एक लड़की लड़के के पास जा रहे हैं एंड लड़का एक्चुअल में बॉय स्काउट वाला लड़की ही थी, तो अगर मतलब BTS जैसा सीन हो गया ना, सोचा कि हाँ कोई होगी कोरियन पॉप स्टार, ऐसे जाने लगे एंड फिर देखा कि वो सच में एक लड़की है, लड़का है नहीं। आजकल के लड़कियों की एक्सपेक्टेशन से तो वही होती है, तो वैसा कुछ सीन आ जाएगा, तो फिर क्या होगी, लड़की देख लेगा कि वो लड़की ही है तो वापस आ जाएगी, बस इतना सा है इसमें। तो रीच नहीं कर पाएगी, बस इतना देख लो, रीच नहीं कर पाएगी। जो अपना पोटेंशियल है ये भी नेगेटिव में आएगा एंड ये रिटार्डिंग आ जाएगा, ठीक है, एंड इसका मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल टू मेक करंट स्टॉप, ठीक है। अभी देख लो आप यहाँ पे इसका ग्राफ भी बना डालते हैं, ये भी सैम्पल पेपर पे आया था जितना मेरे को याद है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा इसका एंड ऐसा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग फिर से बोल देंगे सैचुरेशन करंट, ठीक है, ये है कलेक्टर प्लेट,
ठीक है। कलेक्टर प्लेट से ये है रिटार्डिंग पोटेंशियल, एंड यहाँ पे कोई भी कंडक्शन होगी ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये समझ लो R3 R2 R1, ठीक है, मतलब ये है R1, ये है R2 एंड ये है R3, ठीक है। ये है रिटार्डिंग पोटेंशियल इस तरफ को, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे V03 माइनस V03 माइनस V02 एंड ये है माइनस V01, ठीक है। ये हो गया काम, बस और कुछ नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे ये माइनस V0 था एक, बस। एंड यहाँ पे I1 I2 I3 था, यहाँ पे वैसे कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ्स को बस याद कर लो, हो गया काम आपका, ठीक है। आपका जो अगला टॉपिक आ जाती है इसमें वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इज़ इंडिपेंडेंट टू इंटेंसिटी, ये क्या पहला पॉइंट। और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। बस इतना याद कर लो। अभी एक और जो चीज़ आ जाती है इसके अंदर, जो कि अपना आइंस्टाइन ने बताया, वो ना आपको जब आप देख रहे थे तब शायद नोटिस हुआ होगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इन टॉपिक इनको याद कर लो, ना भी करोगे तो कोई बात नहीं, वैसे ही मतलब कुछ लिख दोगे तो हो जाएगा काम। E = 5 + KE मैक्स। अब इसका क्या मतलब है ये बता देते हैं उससे पहले। हाँ, ये वाला इक्वेशन को याद कर लो तो देख लो। जब एक देखो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है। अब एक सर्टेन अमाउंट का हम लोग एनर्जी डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अगर हम लोग एक सर्टेन अमाउंट का एनर्जी डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पे बाहर निकालने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है ना, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वर्क, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का अलग चीज़ है, वर्क फंक्शन, ठीक है। तो एक वर्क फंक्शन का ज़रूरत होती है। तो अगर यहाँ से एक वर्क फंक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो है, ठीक है, वो ये है। तो देखो अगर यहाँ से 10 है, ठीक है, अगर आपके पास 10 रुपये है एंड आपको 2 रुपये की ज़रूरत है आपका घर से बाहर निकालने के लिए, तो आपके पास बाकी का 8 रुपये तो बच ही जाएगा। तो बाकी का 8 रुपये से आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा और दूर चला जाएगा अपना घर से। 2 रुपये से आप बस अपना घर से सामने वाला गली तक जा सकते थे। अब इसको आप बाकी का 8 रुपये आप बस में डाल के आप शायद से थोड़ा सा दूर जा सकते हो, मे बी 10-15 किलोमीटर। अगर आप कोई सिटी में रहते हो एंड वहाँ पे सिटी का बस अवेलेबल होती है तो 7-8 रुपये में हो जाएगा। खैर उसका बात हम लोग नहीं कर रहे, तो ठीक है। तो देखो थोड़ा सा बाहर निकालने के लिए मिनिमम एक एनर्जी का जरूरत है जो कि ये है, एंड जो बचा हुआ है वो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो बचा हुआ है। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था लेकिन तो डिटेल में नहीं बोला, अभी मैं बोल रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि ये आइंस्टाइन चाचा ने बोल दिया, ठीक है। अब देख लो यहाँ से हम लोग एक डेरिवेशन कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स = hv माइनस hv0, ठीक है। मतलब ये कहाँ से आ गया कि E = E माइनस, इससे ये वाला हम लोग लिख सकते हैं ना, इससे ये वाला पूरा लिख सकते हैं बस। अब देख लो इसका मतलब ये एंड इसका मतलब ये। अब ये नॉट क्यों आ रहा है, नॉट का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये जो अपना बस V वाला है यह इनिशियल रेडिएशन, ठीक है। इनिशियल रेडिएशन में ये था एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में ये था। अगर दोनों को मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अपना जो बचा हुआ एनर्जी है, तो अगर देखो आपके पास 10 रुपया था, आप इसे 2 रुपये निकाल दिए तो आपके पास 8 रुपये बच गया, तो 8 रुपये से आप बस पकड़ोगे, तो बस इतना सही चीज़ था, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, EV = hv माइनस hv0, ठीक है। तो अपना जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इसको हम लोग EV की तरफ मतलब EV लिख सकते हैं, और इसको बस V लिख दो = hv नीचे E माइनस hv0 नीचे E, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब देख लो जो अपना काइनेटिक एनर्जी है = hv माइनस hv0 नॉट। हाँ, इसका एक ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसे बनता है, y = mx + c। देखो ये सब चीज़ों को ना आपको थोड़ा सा याद करना है, क्योंकि अभी के लिए उतना अगर समझने जाओगे तो सारा चीज़ भूल जाओगे पहले का। तो ऐसे ही ग्राफ बनेगी, ठीक है। अभी ये सब नहीं लिखते, ठीक है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाला है, ये hv0 है, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है माइनस h है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी एक और आएगा, ठीक है, V = hv माइनस e बाई hv0 बाई, ठीक है। y = mx + c यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी का नहीं, आप यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड यहाँ से आप अगर ग्राफ बना दोगे m = h/e, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है ये भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, बस दोनों का ग्राफ का जो सब्जेक्ट है वो अलग है, ठीक है। इतना सब ग्राफ याद कर लो एंड इससे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आ सकते, लेकिन हाँ आने का चांसेस भी है, ठीक है। एंड दूसरा एक और चीज़ है वेव नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। मतलब एक तो पार्ट यहाँ पे हो गया खत्म। अभी वेव नेचर ऑफ मैटर, एक है डी ब्रोगली सेड दैट नेचर वाज सिमेट्रिकल। मैथ्स में अगर रिलेशन फंक्शन किए होगे तो सिमेट्रिकल का मतलब पता होगा, एंड that the physical entities matter and energy must have
सिमेट्रिकल कैरेक्टर, ठीक है, इस वाले पॉइंट को याद कर लो। दूसरा एक पॉइंट है मूविंग पार्टिकल ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एनी मैटर विल शो वेव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मूविंग पार्टिकल मतलब कोई भी मैटर का मूविंग जो पार्टिकल होती है वो वेव प्रॉपर्टीज़ को दिखाती है, ठीक है, बस इतना सा ही है। एंड आपका जो लैम्डा है, इज लैम्डा का मतलब क्या होता है, आपका जो वेव लेंथ है इज एसोसिएटेड विथ मोमेंटम। देखो हम वेव नेचर की बात कर रहे हैं ना, तो वेव लेंथ आएगी, तो इज एसोसिएटेड विथ मोमेंटम। अभी देख लो इसके फॉर्मूला आते हैं एच बाई पी, एच का कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये है वेव लेंथ एंड ये है मोमेंटम, ठीक है, इतना समझ लो, हो गया काम बस। एंड अभी के लिए एक और चीज़ हमारे लिए जो है, अभी हम लोग आइंस्टाइन के थ्योरी से निकालेंगे E इक्वल टू एच वी और E इक्वल टू एच सी बाई वी, ये है एक नंबर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम सी प्लस का वीडियो देख लो, थोड़ा सा याद हो जाएगी ये वाला एंड बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड एम सी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ये आती है, इसका हमने पहले जिक्र किया था, ठीक है। तो ई का वैल्यू हम लोग लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो अभी अगर हम लोग यहाँ से एम, देखो क्या होती है ना, यहाँ पे अगर ये कट गया तो यहाँ से एक मतलब सी यहाँ से कट जाएगा, एक अगर यहाँ से काट दे तो बस एम सी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, बस सिंपल से, ठीक है। एंड यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी, तो हियर पी इक्वल टू एम सी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है, ये आ गया एक पहला इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पे एक काट दो, हाँ, अभी दूसरा ले लो। If object of mass m with velocity v, then lambda equal to h by mv in terms of kinetic energy k E equal to 1 by 2 m square by ये क्या होता है m square into v square by m 2m k E, हाँ ये नीचे का जो चीज़ है हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, 2m k E इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है, इतना आता है, ठीक है, इतना तो आता है बस। अब 2m k E इक्वल टू, इसको ना नोट करते जाओ एंड नोट करने के बाद एक रीडिंग मान लो खुद का नोट का ही, बस हो गया तुम्हारा काम। एंड फिर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो, लेकिन अगर तुम यहाँ से देख ले तो अच्छे से, तो तुम्हें याद हो जाएगी, तो तुम क्वेश्चन पे अटेंड कर पाओगे। पुट इन 1, ठीक है, तो देखो 1 में क्या था, हमने यहाँ पे नीचे पी लिख दिया था, तो यहाँ से पी का जो वैल्यू है वो भी आ गया, ठीक है। 1 पे यहाँ पे हमने पी लिखा था, तो पी का वैल्यू आ गया, तो 1 पे क्या था, 1 इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है, एच बाई पी था। तो अभी क्या है यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट ओवर ई वाला वैल्यू लिख देंगे 2m k E, बस हो गया काम, ठीक है। ये अपना सेकंड इक्वेशन आ गया। और एक तीसरा इक्वेशन जो आता है, वी पुट के E इक्वल टू ई वी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी, इक्वल टू एच बाई 2m ई वी, ठीक है, बस हो गया, और कुछ नहीं देखना है इस वाले चैप्टर में से। एंड यहाँ पे एक ग्राफ देख लो, ये वाला एक सी से फॉर्म करेगी, ठीक है, सी से मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। एंड हाँ, एंड ये यहाँ से ये है 1 बाई पी एंड ये है लैम्डा, ठीक है, सारा का सारा फ्रीक्वेंसी पे ही है, एंड ये है फ्रीक्वेंसी एंड ये है 1 बाई रूट वी, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ्स आ जाएगी, अगर एमसीक्यू में आ गया तो लिख देना, ठीक है। एंड एक और आता है जो कि सिलेबस से बाहर है, डेविएशन, बस इसका कंक्लूजन भी याद कर लो, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है एग्जिबिट वेव नेचर एंड सपोर्ट्स डुअलिटी, मतलब जो एक हमने पहले बोल दिया था ना कि आपका जो ये होती है, देखो वेव नेचर भी होते हैं एंड एक डुअलिटी होता है वेव और पार्टिकल की, देखो वेव नेचर होती है, ठीक है, एंड वेव और पार्टिकल दोनों होते हैं। तो एक तो ये है वेव नेचर आती है एंड दूसरा क्या है, दोनों का डुअलिटी है। तो बस इतना सा ही इन्होंने बताया, बस कंक्लूजन, एंड कुछ भी प्रूफ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एंड यहाँ पे हो जाती है चैप्टर समाप्त। दूसरा चैप्टर पे चले जाएंगे।